पंत जी, आपकी ये लंबी कविता आत्मिका मेरे सामने है, जो आत्मकथात्मक कविता है। जी हाँ। और इसमें आपने कुछ पंक्तियां कही हैं प्रेम के बारे में। कलमश लांछन के कांटों में खिला प्रेम का फूल धरा पर, उसको छूना मोह द्रोह के भू करदम में गिरना दुस्तर। प्रेम का फूल है, लेकिन ये कलमश और लांछन के कांटों से घिरा हुआ। ये कलमश और लांछन क्या? ये कलमश और लांछन आज के धरती के जीवन की स्थितियां हैं, जबकि आदमी प्रेमियों पर उंगली उठा लगाना चाहता है और उनको सोचता है कि ये केवल एक पंख में सने हुए लोग हैं, वो प्रेम की ऊंची कल्पना नहीं कर सकता। मैं बहुत किशोरावस्था में ही कविता के प्रति आकर्षित हो गया था और सौंदर्य की प्रतिनिधि कविता को मैंने उपमा दी है स्त्री से, क्योंकि वो भी सौंदर्य की प्रतिनिधि है। सौंदर्य तो हिमालय के अंचल में पैदा होने के कारण मेरे घर का मेहमान रहा है सदैव से। जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि भाई, अगर प्रेम की जो अवस्था आज है, जो स्थिति आज है, वो तो द्रोह से, मोह से, लांछन के कदम से घिरी हुई है। वो कभी सार्थक होगी? मैंने हमेशा स्त्री के लिए लिखा है कि उसका हृदय तो तिजोरी में बंद है। जी। उसको तो ऐसा होना चाहिए जैसे फूल अपने नाल से बंधा रहता है, वैसे स्त्री को अपने प्रियजन से तो बंधा रहना चाहिए, घर से, लेकिन अपने हृदय की सौरभ जैसे फूल समस्त लोगों को देता है, वैसे स्त्री को अपनी भावना समस्त लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि भावना का आदान प्रदान हो सके। क्योंकि स्त्री का सबसे सुंदर हिस्सा देह नहीं है, उसकी भावना है। लेकिन पंत जी, क्षमा करें, इतनी भावना होते हुए और स्त्री को इतना बड़ा महत्व आपने दिया है। आपकी कविता हम देखते हैं, भावी पत्नी के प्रति भी कविता पढ़ी, और इसके अलावा एक 20वीं शताब्दी में नारी को एक बिल्कुल नया रूप देने की जब हम बात करते हैं, तो आपकी कविता की पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, देवी माँ सहचरी प्राण। इस तरह से आपने नारी के रूप को देखा, लेकिन फिर भी विवाह नहीं किया, नहीं कोई प्रेम प्रसंग हम सीधा जोड़ पाते हैं आपसे। नारी को अपने जिंदगी से इतना छूता आपने कैसे रख दिया? मैंने नहीं रखा, वो परिस्थितियों ने रखा। मैं पहाड़ पर पैदा हुआ हूँ, वहाँ तो स्त्री पुरुष दो अलग अलग धाराओं की तरह, यहाँ तो गंगा जमुना मिल जाती हैं, वहाँ कभी नहीं मिलते। ये तो गांधी जी के आंदोलन के बाद लड़कियाँ रास्ते पर चलने लगी, नहीं तो वो तो घर के अंदर बंद रहती थी। तो वहाँ तो ऐसा संभव ही नहीं था कि उनकी ओर आकर्षण हो। लेकिन ये जो मैंने कविता लिखी है, तो मैं बहुत प्रौढ़ावस्था की लिखी है। तब तक मैं बहुत कुछ सोच विचार कर चुका था प्रेम पर, स्त्री पुरुषों के संबंध पर। तो ये तो मेरी तब की कविता है। तब मैंने लिखा है कि भाई, प्रेम तो अभी इस पृथ्वी पर फूल की तरह खिल ही नहीं पाया है, उसको तो द्रोह और मोह के जो कांटे हैं और जो पंख है लांछन का, वो उसे पनपने ही नहीं देता। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये तो मानव जीवन का तब का इतिहास है और अब भी ये इतिहास है। और कभी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मनुष्यता का विकास तभी होगा जब स्त्री स्वतंत्र होकर इस धरती पर विचर सकेगी, उसे भय नहीं रहेगा। समझ गई हैं पंत जी? लेकिन इतने संवेदनशील कवि में और जो संवेदना का पुंज मानता हो स्त्री को, और एक सहगामिनी की इच्छा होती है हर एक व्यक्ति के भीतर, तो वो जब नहीं, किसी भी वजह से नहीं हुई, चाहे परिस्थिति की वजह से नहीं हुई पूरी, तो क्या एक उसकी छटपटाहट आपकी कविता में नहीं उभरी होगी? खूब उभरी है। आप तो जानते हैं मेरी कविता में ग्रंथि में है, उच्छ्वास में है, आंसू में है, और मैंने स्त्रियों पर मैं तो बहुत स्त्रियों को प्यार करता हूँ। ये दूसरी बात है, किसी स्त्री को अपना नहीं सका। स्त्रियों को तो मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भविष्य में अगर मनुष्य को कोई संस्कृत बना सकती है तो स्त्री बना सकती है। कब? जब वो अपने शील में, अपने सौम्यता में, अपने सौंदर्य में रहे हैं और मनुष्य को प्यार करना सिखलाए, न कि अपने देह से, जैसे कि इस युग में देह को
प्रमुखता दी गई है और देह के साजबाज से मनुष्य को फटकार। यही शायद आपकी इन पंक्तियों में आता है, हो न सका चरितार्थ प्रेम का धरा, स्वर्ग नारी उर में स्थित, ये हृदय नहीं विकसित शोभा के, देह भाव से मन अवगुंठित। ये तो देह भाव से मन अवगुंठित हो जाता है, लेकिन देह को नकारा तो नहीं जा सकता। नहीं नकारा नहीं जा सकता। तो क्या आपने शायद बहुत आदर्श कुछ इतना ऊंचा नहीं रख लिया कि? बिल्कुल ऊंचा नहीं रखा। अगर केंद्र हृदय हो जाए, है ना, तो देह तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर हृदय ही न हो, देह ही देह हो, तो ये बतलाइए कितनी बड़ा संकट है। पंत जी, आपकी कविता में बराबर मैंने ये महसूस किया है कि नकार नहीं है, स्वीकार है। गांव में रहे तो गांव का स्वीकार, उसके बाद शहर में चले आए तो शहरी सभ्यता को भी आपने तिरस्कार उसका नहीं किया, उसको भी स्वीकारा है। आपके जहाँ रूपकों में शिल्पी आता है, कलाकार आता है, वहाँ वैज्ञानिक का एक बड़ा भारी महत्व है। ये सब कुछ स्वीकार करते हुए क्या आप कोई एक आदर्श या कोई एक परिकल्पना आपके मन में है जिसमें आप शहर का, गांव का, तमाम पुरानी नई सभ्यता का एक तालमेल बिठाना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो मैं क्या चाहता हूँ, ये तो ये युग चाहता है। विज्ञान ने जो कि एक जड़ जगत, एक बड़ी भारी बाधा था मनुष्य के जीवन में, है ना, उसको बाधा को मिटा दिया है भौतिक विज्ञान ने। अब आप देखते हैं देश काल मनुष्य की मुट्ठी में है। देश विदेशों के लोगों के विचार, उनके धार्मिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण, सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, चाहे वो रेडियो से हो, चाहे ऐसे सिनेमा से हो, चाहे देशांतर में घूमने से हो, मनुष्य एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ये दृष्टिकोण निकट आ रहे हैं जी। तो पहले ये संभव नहीं था। भौतिकवाद का या अध्यात्म का समन्वय तो इस युग के लिए अत्यंत आवश्यक ही है। हमने जो सबसे बड़ी भारी हमारी मध्ययुगीन हमारी कमी रही है, हमने एक संसार को नकारा है, जीवन को नकारा है। हम कहीं मन के जंगल में खो गए हैं, हमने कहीं अध्यात्म को एक मन के शिखर से ऊपर माना है। लेकिन आज का अध्यात्म या आज का जीवन दर्शन कहता है कि भाई, जिससे चाहे आप भगवान कहें, चाहे आत्मिक संचरण कहें, वो तो इसी जीवन के स्तर पर हमको प्रतिष्ठित करना है। अगर भगवान का नाम ही नाम आप लेते हैं तो वो तो अधूरा है। भगवान का रूप भी निर्माण कीजिए। भगवान का रूप आप जगत जीवन के ही रूप में निर्माण कर सकते हैं। तो आज तो ये निर्माण का युग है। इसमें तो विज्ञान और अध्यात्म, इनको मिलकर काम करना है। वैदिक युग में हम कहते थे पद्भ्याम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये खड़े होने की जगह है भगवान की। तो भगवान खड़े तो हों पृथ्वी पर। तो चाहे ग्राम जीवन हो, चाहे नगर का जीवन हो, आज आपस में उनमें अदलाव बदलाव हो रहा है चेतना में। चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, वो आपस में एक दूसरे से टकराव उसमें हो रहा है। चाहे कम्युनिज्म हो चाहे अध्यात्म हो, उनकी मान्यताएं एक दूसरे में बदल रही हैं। जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं आज कोरा, न वो कम्युनिज्म रह सकेगा। जिसे हम अध्यात्म कहते हैं आज मध्ययुगीन दृष्टि से, न वो अध्यात्म रह सकेगा। आगे का जो जीवन होगा वो बहुत विकसित होगा और इन दोनों संचरणों को समेट कर चलेगा। मैंने हमेशा अपनी दृष्टि में ये चीज़ रखी है। ये ठीक है, मुझको इसमें पूर्णता कहिए या सफलता कहिए वैसी नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए। इसका कारण ये है कि ये तो बड़ी भारी संक्रांति का युग है, बहुत बदलाव का युग है और इसमें तो चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ कल देखता हूँ उससे दूसरी जगह खड़ा हूँ, परसों पाता हूँ अपने को मैं तीसरी जगह खड़ा पा रहा हूँ। तो ये तो विश्व जीवन का एक ऐसा संचरण है इस युग में जिसको कोई टाल नहीं सकता। भौतिकता आध्यात्मिकता का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को सभ्य बनाया है लेकिन संस्कृत नहीं बनाया है। संस्कृत के लिए हमको जो अंतर मूल्य मानव के हैं, है ना, अंतर जीवन के मूल्य, उनको खोज निकालना पड़ेगा, जो कि आपको भारतीय संस्कृत में बहुत पहले मिलते हैं, मध्ययुगीन संस्कृत में नहीं। तो इसलिए ये जो समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का होगा, वो न विज्ञान ही रहेगा न अध्यात्म ही रहेगा, वो एक नई मानवीय संस्कृत में वो विकसित होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
विज्ञान ने देखिए ऐसी ऐसी रोशनियां दी हैं, प्रकाश दिए हैं कि भीतर के जगत बाहर के जगत का अंधकार एकदम आप हर सकती हैं। कोई ऐसा प्रकाश नहीं दिया कि भीतर के जगत का अंधकार हरे, मनुष्य के हृदय का अंधकार हरे। तो इसके लिए तो आपको अंतर्जीवन के मूल्यों को ही खोजना पड़ेगा, जो कि आपके पास अध्यात्म में है। इसलिए ये समन्वय अनिवार्य है, पश्चिम के जगत के लिए भी, पूर्व के जगत के लिए भी। हमको विज्ञान के मूल्य ग्रहण करने हैं, उनको भारतीय अध्यात्म के मूल्य ग्रहण करने हैं, और इससे एक नई मानवता के निर्माण में मुझे ऐसी आशा है कि बहुत सहायता मिलेगी। शायद यही है जो आपने कविताएं लिखी हैं मार्क्स के प्रति, गांधी के बिल्कुल प्रति, ठीक, अरविंद के प्रति, बिल्कुल वो ठीक। उन सब का एक मेल इकट्ठा बिल्कुल, हो। मार्क्स का बहुत बड़ा एक इस युग के लिए दान है ना। उसने जो दृष्टि दी है, वैज्ञानिक दृष्टि, और श्री अरविंद ने तो भारतीय समस्त दर्शन को मत कर उसको आज के युग के अनुरूप बना दिया है। विवेकानंद ने भी ऐसा किया है। गांधी जी ने तो उसको कर्म की भूमि पर उतार दिया है। तो मैं तो गांधी जी को इस तरह से सबसे संपूर्ण एक तरह से आज के युग के लिए प्रतिनिधि मानता हूँ। जी। पंत जी, आपने एक बड़ा एकाकी जीवन बिताया है, लेकिन साथ ही आपका मित्र समुदाय भी बहुत बड़ा रहा है। हाँ। दोस्तियां बनी, दोस्तियां टूटी, उनका प्यार, उनकी खलिश दोनों आपने पाई। उसके बारे में कुछ कहें। बातें मैंने तो कभी एकाकी अनुभव ही नहीं किया, आपसे सच कहता हूँ। इतना ऊहापोह मेरे मन में, इतना आंदोलन इस युग के विचारों का मेरे मन में रहा है, मैंने कभी अपने को एकाकी अनुभव नहीं किया। और मेरे जो चारों ओर मित्र थे वो भी इस युग के एक एक तरह से अपने अपने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि रहे हैं। प्रसाद जी थे, और उन्होंने कामायनी देकर इस भौतिक युग को एक अंतर्दृष्टि देने का प्रयत्न किया है। निराला तो आप सभी लोग जानते हैं। निराला मेरे बहुत बड़े मित्र रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही अलग अलग स्वभाव के रहे हैं। लेकिन स्वभाव से मित्रता में कोई फर्क पड़ता नहीं। निराला जी हमारे युग के प्रतिनिधि कवियों में रहे हैं, छायावाद के। ऐसे ही महादेवी रही हैं। महादेवी की जो गीत भावना है वो तो अद्वितीय रही है। हम सब लोगों से मैं कहता हूँ, महादेवी जी छायावाद की नवनीत रही हैं, माखन रही हैं। इतनी मिठास, इतनी वेदना उनमें है, और इतना सौंदर्य बोध उनके काव्य में मिलता है। उसके बाद छायावादोत्तर कवि आते हैं। बच्चन तो मेरा बहुत ही बड़ा मित्र रहा। मैं उसके घर में इतना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रहा हूँ। और वैसे छोटे मोटे मतभेद बराबर होते रहते हैं मित्रों में, लेकिन इससे हमारी मित्रता को कोई वो नहीं पड़ता। तेजी जी और बच्चन मेरे बहुत परम मित्रों में मैं मानता हूँ, सब कवियों में। नरेंद्र तो मेरा छोटा भाई सा रहा है, उसकी भी अपनी एक भावना का संसार रहा है। बच्चन, नरेंद्र, दिनकर को कौन भुला सकता। इस युग का सूर्य हूँ मैं कहता है, तो सूर्य तो दिनकर रहे ही है। तो हमारा जो युग था बात है, उसमें एक से एक, जिन्हें अंग्रेजी में ल्यूमिनरी कहते हैं, प्रकाश केंद्र, वो रहे हैं। और इससे मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पंत जी, अगर आपको जिंदगी दोबारा पूरी की पूरी जीने को मिले, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अपूर्ण रह गई, उसे जरूर पूरा करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये संसार से विषमता मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि ये संसार मनुष्य के रहने के लायक हो जाए। ये धरती मानवीय हो जाए। इसमें स्त्री पुरुषों का चाहे संबंध हो, चाहे पुरुष पुरुष का संबंध हो, एक इस तरह का संतुलित और इस तरह का एक सजीव संबंध बन जाए, जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं वो धरती पर ही साकार हो जाए। और ये तो बिल्कुल निश्चय है, स्वर्ग और कहीं नहीं है, मनुष्य के भीतर है। उस मनुष्य को अपने भीतर के स्वर्ग को इस धरती पर प्रतिष्ठित करना है। समस्त आगे आने वाले प्रयत्न इसी ओर हैं। ये आज जो इतना संक्रांति का युग, इतना बदलाव दिखता है, और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये तो जैसे कि पतझड़ आता है ना, बसंत से पहले सब पत्ते झड़ते हैं। तो ये तो एक डिसइंटीग्रेशन, विघटन का युग है। पुराने मूल्य विघटित हो रहे हैं। पंत जी, आपके हमेशा एक खास एक विन्यास रहा है, कपड़ों के बारे में, बालों के बारे में, और एक पूरी एक रूप छटा बनी रहती है पढ़ने वालों के मन में हमेशा से। ये कैसे आपने एक अपना विन्यास बनाया? क्या बतलाऊं, अगर मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो जन्मजात हिप्पी पैदा हुआ। मैंने तो छुटपन से ही बाल रखे, नेपोलियन
का चित्र देखा था जब मैं 4th क्लास में था। तब से मैंने उसके बड़े घुंघराले बाल, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, तो मैंने बाल रख लिए। कभी तो मैं पीछे बना। अच्छा। हाँ, और चूंकि मैं घर में सबका लाडला था, छोटा था, तो पोशाकें भी मैंने तरह तरह की पहनी है। मेरे कोट भी ख़ास ढंग के होते थे और टाई भी मैं पहनता था और टोपी भी तरह तरह की पहनता था। मखमल के कपड़े मुझे बहुत पसंद थे, मखमल के कपड़े बहुत पहनता था मैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं साहित्यिक क्षेत्र में आया और वहाँ इलाहाबाद में एक बार द्विवेदी मेला हुआ, तो उसमें मेरे मित्रों ने मेरे गले की टाई खींच के फेंक दी। तब से मैंने सोचा कि ऐसे टूटा कोट अच्छा नहीं लगता, तो बंद गले का कोट पहनने लगा। और अब तो मैं भारतीय वृद्धावस्था में जितना सादगी हो सकती है पोशाक में, वेशभूषा में, उतना सादगी पसंद करता हूँ। लेकिन छुटपन से मुझे रूप और भाव का बहुत बड़ा भारी संबंध एक मिलता रहा है और मैंने अपने ही को सजाया है, क्योंकि मेरे घर में अगर मेरी बीवी या कोई होता तो शायद उसे सजाता, तो वो कोई बात नहीं है। रूप का मैंने हमेशा आदर किया है और मुझे खुद अपना ही शरीर उसमें मिला है, मैंने उसी को सजाया। मैं और क्या कह सकता हूँ उसमें। एक छोटी सी आपको मैं रचना भी अपनी सुना दूँ। नवदृष्टि। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम। सुंदर शिव सत्य कला के कल्पित मापमान, बन गए स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर।